कि निरंतर एक थी कि हम अकादमिक विमर्श को जितना बृहत्तर रूप प्रदान कर सकें, सभी वर्गों के लिए, शिक्षक समुदाय हों या छात्र हों या इस विधा से जो लगाव रखते हैं, उन सबों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए, जिसमें हम सभी लोग इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो इस प्रक्रिया में आज की जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों पर हम लोगों ने जो बात की, और खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इतिहास में अगर थोड़ी बहुत एक समझ हमारी बन पाई है और एक शिक्षक के तौर पर जो थोड़ी-सी अकादमिक परिचर्चाओं में मैं शामिल हो पाता हूँ, तो जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में इतिहास विषय को समझने का प्रयास किया, जिन्होंने वर्ग में न केवल मुझे पढ़ाया, बल्कि इसके बाद भी निरंतर अपने मार्गदर्शन में, अपने स्नेह से इतिहास की एक समझ प्रदान करने की कोशिश की। तो ऐसे गुरु जिनकी प्रक्रियाओं को, अकादमिक गतिविधियों को थोड़ा-सा अनुसरण करने का मैं प्रयास करता हूँ और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ। तो उस सर को आज हमने चाहा कि मैं अपने गुरु से आप लोगों को रूबरू कराऊँ। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में यदि बात उठती है, तो बिहार में खास करके जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सर की कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं, उनकी एक अपनी खास पहचान है। और अगर बिहार में किसी को मध्यकालीन भारत के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत की बात हो, वो उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, जिन विषयों की हम बात करें, उन विषयों में हमें कहीं न कहीं अगर मार्गदर्शन मिलता है उस सोर्स के साथ, ओरिजिनल सोर्स के साथ, तो उसके लिए प्रोफेसर इम्तियाज अहमद, जो पटना विश्वविद्यालय से निरंतर जुड़े रहे। इसके पश्चात खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में उन्होंने 10 वर्षों तक निदेशक के पद पर कार्य किया और आजकल निरंतर फिर इनके लेखन की गतिविधियां संचालित हो रही है विभिन्न क्षेत्रों में, इतिहास की विभिन्न विधाओं पर, खास करके मध्यकालीन भारत में। तो आज हमारे बीच हमारे गुरु, जिनकी प्रेरणाओं से इस तरह के कुछ प्रयासों को मैं कर पाता हूँ, वो हमारे बीच हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी हैं, जिनको हम लोग ये अक्सर चर्चा करते हैं कि न केवल अनुशासन बल्कि लगन के संदर्भ में, जब वो 80 के आयु को पार कर चुके हैं और अभी भी उनकी किताबें आ रही होती है, उनकी कई पुस्तकें जो मैक्स मुलर का की रचना कर उनकी किताब है, वो जन मध्यकालीन भारत के विभिन्न पक्षों की बात हो, उनके कम से कम 4 दर्जन से ऊपर पुस्तकें आ चुकी है, जो लिखी हुई और अनुवादित पुस्तकों की एक लंबी श्रृंखला है। तो हमारे बीच अभी प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी भी हैं, तो उनके नेतृत्व में और उनके अभिभावकत्व में हम चाहते हैं कि आज के इस व्याख्यान श्रृंखला को आरंभ करें। हमारे मित्र संजय जी, लेंसडॉन, कुमकुम जी, पारसारथी सर, संजय स्वर्णकार जी, कई लोग आज मिल चुके हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम ये कर अपने सभी विद्वान साथियों का, अपने जिज्ञासु प्रतिभागियों का, छात्रों का, आज के इस व्याख्यान माला की अध्यक्षता कर रहे सुरेश मिश्र जी की और हमारे गुरु प्रोफेसर इम्तियाज साहब का स्वागत करते हुए, और विशेष समय नहीं लेकर, क्योंकि आज उनको सुनने का आप सबों को मौका मिलेगा, तो हम चाहते हैं हमसे ज्यादा आप उनको सुने, कुछ सीखें। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ पहले मैं चाहूंगा कि अपने अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम के सुरेश मिश्र जी की अनुमति से मुख्य वक्ता और आज के व्याख्यान प्रोफेसर इम्तियाज साहब को आमंत्रित करें। सर, प्रोफेसर मिश्र सर, अनुमति है? ठीक है, शुरू कीजिए। इम्तियाज साहब नमस्कार। नमस्कार। हम अभी आपसे बात करने ही वाले थे, आपकी खिदमत में आदाब पेश करने वाले थे, थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट करना पड़ गया। कोई बात। अविनाश ने जो परिचय कराया उन लोगों का जो यहाँ इस वक्त मेरे साथ
ऑनलाइन चर्चा में जुड़े हैं। तो अहमद फराज की एक लाइन याद आ गई जो ऐसे ही किसी मौके पर उन्होंने कही थी, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। इस चर्चा में जैसा कि अविनाश ने बताया, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जाने पहचाने लोग हैं, जिनसे बहुत पुराना एक ताल्लुक रहा है, और फिर ऐसे भी लोग हैं जो नए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आज कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। कहां तक इन बातों को मैं रख पाया ये आप फैसला करेंगे। और मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जिसका भारत के इतिहास में तो निर्णायक महत्व है ही, उसके करियर में, उसका जो जीवन है उसमें बिहार का भी विशेष महत्व है। तो भारतीय इतिहास में उस व्यक्ति का विशेष महत्व है और उस व्यक्ति के जीवन में बिहार का विशेष महत्व है। और आप समझ ही रहे होंगे कि ये व्यक्ति शेरशाह सूरी है। शेरशाह का शासनकाल बहुत संक्षिप्त है, 5 वर्षों का है। उसकी उपलब्धियां बहुत वृहत हैं। अब ये विवाद इतिहासकारों के बीच रहा है कि शेरशाह किसी नई व्यवस्था का संस्थापक था या केवल पुरानी व्यवस्था में कुछ सुधार उसने किए थे, या उसने पूर्ण रूप से पुरानी व्यवस्था का ही जीर्णोद्धार किया था। और आप इस बात को देखेंगे कि प्रोफेसर कानूनगो की जो किताब है उसमें उन्होंने शेरशाह एंड हिज टाइम्स में उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि शेरशाह एक नए युग का अग्रदूत था, इस विचार से असहमति इक़्तिदार हुसैन सिद्दीकी की किताब में आपको मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ शेरशाह सूरी में, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि शेरशाह ने सल्तनत काल की जो उपलब्धियां थी या सल्तनत काल में जो संस्थाएं विकसित हुई थी उनको ही एक नए ढंग से तो नहीं बल्कि एक निरंतरता के साथ, उनका एम्फेसिस इसी पर है कि निरंतरता के साथ उसने बनाए रखा। और जो थोड़ा बहुत बीच में एक जो सिलसिला था वो टूट गया था सल्तनत के विघटन के बाद, तो उस सिलसिले के टूटने से जो आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही है। अविनाश जी, आवाज और चेहरा दोनों नहीं है। सर की कनेक्टिविटी में शायद प्रॉब्लम है सर, इस वजह से आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, वो फोन आ गया कुमकुम जी का, इसलिए ये अब हो गया। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हाँ ठीक है। हम फिर बस एक लाइन में दोहरा दें। शेरशाह के शासनकाल के महत्व के बारे में अलग अलग विचार रहे हैं, इस समीक्षा हमने की। और हमने सतीश चंद्र साहब सतीश चंद्र मिश्रा साहब की बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहा था कि उन्होंने ये माना है कि शेरशाह का शासनकाल एक संक्रमण बिंदु है, एक पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन है मध्यकाल के इतिहास में। उनका ये मानना है कि ये एक ऐसा युग है जिसमें सल्तनत काल में विकसित बहुत सारी परंपराएं, संस्थाएं अपने उन्नत रूप में, अपने सुव्यवस्थित रूप में सामने। उनका यह भी मानना है कि इस क्रम में शेरशाह ने कुछ बुनियादी परिवर्तन भी लाए।
और साथ ही साथ उसने एक नई शासन प्रणाली की बुनियाद भी रखी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ और स्पष्टीकरण आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो हम लोग अगर शेरशाह के राजत्व सिद्धांत से शुरू करें, राजत्व सिद्धांत उसके समय में विकसित, आप जानते हैं उसके बारे में, उसने अपने लिए सुल्तान की उपाधि धारण की। ये वही उपाधि थी जो दिल्ली के तुर्क शासक और फिर बाद में लोदी शासक अपना रहे थे या जिसका उपयोग वो कर रहे थे। यहाँ पर संभवतः शेरशाह के द्वारा इस उपाधि को फिर से अपनाने की एक बड़ी वजह ये थी कि बाबर के आने के बाद जो शासक था उसके लिए बादशाह का शब्द प्रचलित हो गया था। बाबर और हुमायूं दोनों ही बादशाह थे। शेरशाह ने बादशाह की उपाधि को जानबूझकर नहीं अपनाया, सुल्तान की उपाधि को फिर से अपनाया, क्योंकि वो इस बात पर जोर देना चाहता था कि मुगलों का जो समय भारत, माफ कीजिएगा बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन था, वो इस बात पर जोर देना चाहता था कि मुगलों के आने से जो राजनीतिक परिवर्तन आया वो एक अवैध परिवर्तन था, एन एक्ट ऑफ यूजरपेशन था। मुगलों ने अफगानों की स्थापित सत्ता को आक्रमण करके नष्ट कर दिया था, लेकिन जब हुमायूं को उसने पराजित कर दिया और हुमायूं वापस लौट गया कुछ समय के लिए सही, तो अफगान सत्ता की जो एक निरंतरता थी उसको उसने स्थापित करने की कोशिश की, और बीच का जो चरण था लगभग 30 वर्षों का जो चरण था उसको उसने नकार दिया, या उसने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि मुगलों की सत्ता भारत में एक आक्रमणकारी अवैध सत्ता के रूप में थी। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। जहां एक तरफ उसने लोदियों की जो उपाधि थी सुल्तान की, या पहले जो उपाधि रही थी सुल्तान की, को अपनाया, तो व्यवहारिक रूप में उसने लगभग वही व्यवस्था अपनाई जो बाबर के माध्यम से भारत में आई थी। ये एक सिंथेसिस है बिटवीन ये जो अफगानों की अपनी परंपराएं थी और मुगलों की जो व्यवस्था थी, उसके बीच एक समन्वय हम इसमें पाते हैं। क्योंकि लोदी वंश की जो समस्या रही थी, राजा और सामंतों के बीच एक बराबरी का स्तर, राजा को प्राइमस इंटर पेयर्स या समानों में प्रधान मानना, जो बहुत सारी राजनीतिक समस्याओं का कारण भी रहा था। शेरशाह ने उस व्यवस्था को बदल दिया और उसके जमाने में शासक का संबंध सामंतों के साथ वह हो गया जो मुगलों द्वारा स्थापित हुआ था, यानी बादशाह सर्वोपरि था और उसके जो सामंत थे वो उसके सेवकों के रूप में थे, उससे बराबरी का दावा करने का कोई सवाल नहीं था। ये कोशिश सिकंदर लोदी ने भी की थी, बहुत हद तक कामयाब भी रहा था, लेकिन जब इब्राहिम ने इसको अपनाना चाहा तो वो बुरी तरह से विफल हो गया। तो शेरशाह ने उस राजनीतिक परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को, जो लोदियों से शुरू होती है, मुगलों द्वारा थोड़ा बदल दी जाती है, फिर उसके द्वारा पुनर्स्थापित हो जाती है, उस पूरी व्यवस्था को उसने एक सुदृढ़ रूप प्रदान किया। तो यहां यह कहना सही नहीं होगा कि उसने केवल लोदियों की राजनीतिक परंपरा को बहाल कर दिया या उसकी पुनर्स्थापना कर दी, बल्कि इसको भी ध्यान में रखना जरूरी होगा कि उसने इसमें संशोधन लाया, और एक ऐसा संशोधन लाया जो बहुत निर्णायक था। अब एक सवाल यहां पर यह उठता है कि शेरशाह के बाद आखिर सूरवंश में उत्तराधिकार की लड़ाई बार बार क्यों हुई, और सामंतों की भूमिका इसमें क्यों महत्वपूर्ण हो गई? उसका भी कारण था। शेरशाह ने एक अनुशासन तो बनाए रखा था,
लेकिन अफगानों की अपनी परंपरा में उस तरह का अनुशासन और राजा का उस तरह का वर्चस्व बहुत स्वीकार्य नहीं था। शेरशाह ने एक परिवर्तन लाया, लेकिन उसके संक्षिप्त शासनकाल के बाद इसका प्रभाव कम होने लगा। उसके उत्तराधिकारी इसे बनाए रखने में सफल नहीं हुए, पारिवारिक कलह की समस्या रही और शेरशाह की यह व्यवस्था उसके वंश को सुदृढ़ता प्रदान करने में तो कामयाब नहीं रही। लेकिन यह जरूर है कि जो परिवर्तन उसने बीच में लाया था वो एक तरह से अफगान राजत्व सिद्धांत से मुगल राजत्व सिद्धांत के बीच एक संक्रमण का बिंदु था। जो अफगान पॉलिटी थी उसका ये चरम विकास है और फिर इसके आगे अकबर के समय में मुगलों का जो एक नया राजत्व सिद्धांत विकसित होता है उसकी पृष्ठभूमि यहाँ थी। और एक मायने में जरूर आप ध्यान देंगे कि शेरशाह ने धार्मिक सहिष्णुता का जो आचरण अपनाया था वो अकबर के समय में राजत्व सिद्धांत का एक अनिवार्य अंग बन गया, जहां यह माना गया कि शासक ईश्वर का प्रतिरूप है, इसलिए उसका आचरण वही होना चाहिए जो दैवी आचरण है। यानी जिस तरह से प्रकृति का वरदान सबों को एक समान उपलब्ध है, उसमें धर्म का और संप्रदाय का और अन्य बातों का भेदभाव नहीं है, तो राजा के सुशासन का शब्द ये मत सोचेंगे कि हम आज के कंटेक्स्ट में अपना रहे हैं। इट्स अ वेरी डीप रूटेड वर्ड। सुशासन का जो वरदान है राजा का, द बेनिफिट्स ऑफ गुड गवर्नमेंट, वो समस्त प्रजा को एक रूप में मिलना चाहिए किसी भेदभाव के बिना। तो एक आरंभिक बात जो धार्मिक उदारता से शुरू होती है शेरशाह के समय में, वो अकबर के जमाने में एक अनिवार्य अंग बन जाती है उस नए राजत्व सिद्धांत की या उस नए राजत्व दर्शन की जो 16वीं शताब्दी से भारत में विकसित होता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये शेरशाह का एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक संक्रमण बिंदु है मध्यकालीन भारत में राजनीतिक दर्शन के विकास का। तो एक बात मैं आपसे यह कहना चाह रहा था। दूसरी बात, शेरशाह ने जो प्रशासन तंत्र विकसित किया वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम जीर्णोद्धार, निरंतरता और परिवर्तन तीनों की विशेषताएं देखते हैं। जो हमारे ऐसे साथी यहाँ पर हैं जो खुद इतिहास के शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए यह बात बहुत नई नहीं होगी, लेकिन जो यंगर फ्रेंड्स यहाँ पर हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, उनके लिए शायद ये बात थोड़ी सी ज्यादा दिलचस्प हो। शेरशाह के शासन प्रबंध में केंद्रीय स्तर पर कोई परिवर्तन हम नहीं पाते हैं, सल्तनत की व्यवस्था बनी रहती है। उसकी वजह थी, हम उस पर भी आएंगे। प्रांतीय स्तर पर क्या स्थिति थी, इस पर पहले कुछ विवाद रहा था कि शेरशाह के प्रशासन में प्रांत इकाई के रूप में थे या नहीं थे। लेकिन अब यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि शेरशाह के राज में प्रांत थे। प्रांतीय शासन का भी प्रारूप पहले की व्यवस्था के समान था। अपवाद स्वरूप केवल बंगाल था जिसे प्रांत के बदले में अनेक सरकारों में विभाजित कर दिया गया। अब यहां हम लोग बंगाल के एग्जाम्पल को, बंगाल की मिसाल को अगर ध्यान में रखें तो फिर ये एक बिल्कुल नया प्रयोग था। ठीक है कि केंद्रीय प्रशासन में और सामान्य रूप से प्रांतीय शासन में शेरशाह ने, मगर बंगाल में जो उसका प्रशासनिक प्रयोग, और इसका कारण भी था, एक ऐसा कारण था जो बाद में मुगलों के जमाने तक आप देखेंगे। सल्तनत काल के इतिहास से ही अगर आप ध्यान दें तो बंगाल हमेशा एक ऐसा क्षेत्र रहा था जो दिल्ली के शासकों के लिए समस्यापूर्ण क्षेत्र रहा था। बार बार वहां एक क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना पनपती रही थी और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब बंगाल ने दिल्ली के वर्चस्व से अलग अपना एक राजनीतिक अस्तित्व बनाया था। यह भी दिलचस्पी की बात है कि शेरशाह का खुद जो राजनीतिक उत्कर्ष हुआ, शुरुआत तो उसकी बिहार से होती है, लेकिन उस उत्थान का जो चरण है उसको सुदृढ़ता मिलती है
यानी जो राइज है उसको कंसोलिडेशन मिलता है बंगाल से। बंगाल पर अधिकार करने के बाद ही स्प्रिंग बोर्ड था जिससे के लोग या तो दिल्ली के अलग अपना एक अस्तित्व बना सकते थे या दिल्ली की सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास कर सकते थे। ये शेरशाह के समय में हम लोग देखते हैं। फिर एक बार हम आपको याद दिलाएं, फिर एक बार आपसे कहें कि शेरशाह के पहले तक बंगाल एक ऐसी राजनीतिक इकाई के रूप में रहा है जो दिल्ली सल्तनत की सत्ता को चुनौती देता रहा है समय समय पर, लेकिन दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास बंगाल के किसी शासक ने अब तक नहीं किया था। शेरशाह वो शासक है जिसने यहां भी एक नई शुरुआत की और बंगाल पर अधिकार करने के बाद उसने अपना लक्ष्य दिल्ली को निर्धारित किया। इस बारे में एक बड़ी अच्छी टिप्पणी है पर्सी ब्राउन की। आर्किटेक्चर पर हम अभी आपसे कुछ बातें कहेंगे, पर्सी ब्राउन के बाद भी आएगी, लेकिन पर्सी ब्राउन ने इस बात पर ध्यान दिलाया, हम इस संदर्भ में उसको कह रहे हैं कि जो मकबरे हैं सहसराम में, वो मकबरे शाही शैली का उदाहरण है, इंपीरियल स्टाइल है। वो स्टाइल है जो दिल्ली में खाने जहां तेलंगानी के मकबरे से शुरू होता है और लोदियों के जमाने में भी रहता है। शेरशाह ने उसी मॉडल को, जो उस रॉयल डायनेस्टी का मॉडल था, लोदी वंश का मॉडल था, उसको अपने मकबरे के लिए और अपने पिता के मकबरे के लिए भी चुना था। तो ब्राउन का यही कमेंट है कि शेरशाह के सत्ता में आने के बहुत पहले, जब वो अभी सहसराम का जागीरदार था, जब अभी उसका बंगाल पर भी अधिकार नहीं हुआ था, तो उसकी जो आने वाली गतिविधियां हो सकती थी, जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, उसकी एक झलक इन मकबरों के निर्माण शैली में मिलती है। एक साधारण जागीरदार अपने लिए जिस मकबरे की शैली को चुन रहा है, ये वही शैली है जो दिल्ली के सुल्तानों की शैली रही। तो वो पॉलिटिकल एम्बिशन कहीं ना कहीं इसमें झलक रहा है। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि पहला उदाहरण अगर हमें कोई मिलता है कि बंगाल का कोई शासक दिल्ली पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा रखता है और उसमें सफल होता है, तो फिर वो शेरशाह है। इसलिए राजनीतिक परिदृश्य का अगर हम एक अवलोकन करें, तो जो एक प्रक्रिया पहले से रही थी राजनीतिक सत्ता के बदलते हुए स्वरूप की, उसको शेरशाह ने एक नया रूप दिया और उसने उस प्रोसेस को बिल्कुल रिवर्स कर दिया। जहां पहले दिल्ली के शासक बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे थे, अब बिहार और बंगाल का शासक दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश करता है और उसमें सफल हो जाता है। एक नई बात है। अब आइए प्रशासन के और मामलों में। हम सभी लोग जानते हैं कि शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो उसके रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे। इनके बारे में काफी विस्तृत चर्चा कानूनगो की किताब में है और भी टेक्स्ट बुक्स में आप पाइएगा। हम कानूनगो का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि पहली जो ऑथेंटिक किताब अंग्रेजी में शेरशाह पर लिखी गई वो कानूनगो की किताब थी। ठीक है कि अब समय बीतने के साथ नए विश्लेषण सामने आए हैं, कुछ विचार बदले भी हैं, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी कानूनगो के विचारों में है वो अभी भी एक रेलेवेंस रखती है। कानूनगो ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि शेरशाह के सुधार में पहली बार, हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, पहली बार जो रियाया थी, यानी जो कृषक वर्ग था, जो पेजेंट्री थी, उसके अधिकारों पर ध्यान दिया गया। इससे पहले आप मध्यकाल का इतिहास देखिए, रेवेन्यू रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी ने भी किए हैं, बड़े निर्णायक को सुधार रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कोशिश की है, बहुत सफल नहीं हो पाया, उसके कारण अलग थे। शेरशाह के सुधार इन पूर्वगामी उदाहरण से बहुत भिन्न है। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग अभी छोड़ दें, सफल नहीं रह सका था। अलाउद्दीन से अगर हम लोग तुलना करें तो समानताएं हैं। अलाउद्दीन ने भी भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण की व्यवस्था अपनाई, उसने भी नगद वसूली को विशेष महत्व दिया। लेकिन अलाउद्दीन के सुधारों का मुख्य उद्देश्य था राज के हितों की रक्षा करना, राजकोष को समृद्ध बनाना,
ताकि उस संसाधनों या उन संसाधनों से साम्राज्य विस्तार का काम भी हो सके और मंगोलों के आक्रमण का सामना भी किया जा सके। तो इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट प्रायोरिटी रखता है, इसमें पेजेंट्री के इंटरेस्ट पर कोई ध्यान नहीं। मगर शेरशाह के सुधारों में ये एक आप पाएंगे, एक वो स्टेट के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और एक तरफ वो रियाया की रक्षा की भी बात करता है। एक मिनट में हम सिर्फ क्षमा चाहेंगे, मेरी बातचीत में शायद अंग्रेजी के शब्द बार बार आ रहे हैं। मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, तो वो कहीं ना कहीं पर हमको मदद लेनी पड़ती। तो ये जो एक संतुलन है राज के हितों की रक्षा करने में और दूसरी तरफ किसानों के हितों की रक्षा करने में, ये शेरशाह के लगान संबंधी सुधारों की एक विशेषता है। और फिर यही विशेषता अकबर और अकबर के बाद के मुगल शासकों की रेवेन्यू पॉलिसी में बनी रही। तो फिर ये एक संक्रमण बिंदु है, एक ट्रांजिशनल पॉइंट है जहां तक लैंड रेवेन्यू की बात। विस्तार में हम नहीं जाएंगे, कि केवल मुख्य बिंदुओं पर इशारा करना चाहेंगे। एक कोटेशन है जो कानूनगो की किताब में मिलता है, और वो कोटेशन उन्होंने लिया है तारीख शेरशाही से, जो अब्बास खां सरवानी की रचना है और जो शेरशाह के इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ है फारसी भाषा में। तो सरवानी को कोट किया है कानूनगो ने कि शेरशाह का यह कहना था कि जो समृद्धि आधारित है, अगर किसान खुशहाल है, ये आप जानते ही हैं कि उस जमाने में लैंड रेवेन्यू सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट का। तो उसका कहना था कि अगर किसान खुशहाल है तो राज में भी समृद्धि बनी रहेगी। और एक और स्टेटमेंट जो उसका मिलता है वो ये कि अगर राजा किसान को संरक्षण नहीं प्रदान करे या नहीं प्रदान कर सकता है तो फिर उससे लगान लेना मात्र अत्याचार है। यानी पहली बार राजा अपनी इस ड्यूटी को एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर हम लगान ले रहे हैं तो अब ये मेरा फर्ज है। ये फर्ज तो था, पहले से भी था, इम्प्लाइड था, लेकिन एक्सप्लिसिटली शेरशाह पहली बार कहता है कि अगर किसान की रक्षा राजा नहीं कर सकता है तो उसको लगान लेने का हक नहीं है, वो लगान जो लेता है वो अत्याचार है। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान के प्रति राजा का दायित्व है और किसान की समृद्धि में राज की समृद्धि निहित है। इसी कंसिडरेशन को आप देखिएगा कि एक महत्वपूर्ण निर्णय से शेरशाह ने व्यवहारिक रूप दिया और वो था पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था। आप जानते हैं पट्टा एक प्रकार का टाइटल डीड था, यानी पहली बार किसान को उस जमीन पर एक हक प्राप्त हुआ जिसे वो जोत रहा था, जो कल्टीवेट कर रहा था, और वो हक उसका प्रॉपर्टी के संदर्भ में, ऑक्यूपेंसी के संदर्भ में था। लेकिन ये भी ऑक्यूपेंसी राइट इन लैंड भी एक बड़ी चीज थी। जब तक किसान जमीन में खेती कर रहा है, जब तक वो निर्धारित लगान दे रहा है, उसको जमीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता है। राज उसका संरक्षण आश्वस्त करेगा, राज उसको सुरक्षा देगा। ये निर्णय और इसको जो कड़ाई से लागू किया गया वो इससे पहले हम कहीं नहीं पाते। मुगल काल में फिर ये बना रहता, तो ये भी एक संक्रमण है, एक ट्रांजिशन है, जहां रेवेन्यू पॉलिसी में स्टेट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है और उसको व्यवहारिक रूप में अपनाता है। किसान का कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट इस मायने का है कि उसको एक अंडरटेकिंग देनी है, कबूलियत देनी है कि जो जमीन उसकी है उसको लगान देगा। तो ये एक पहला उदाहरण है जब राज और कृषक, सुल्तान और रियाया में एक प्रत्यक्ष संबंध बनता है। एक ऐसा संबंध मध्यवर्ती वर्ग को, आप उनको जमींदार कहें, आप उनको किसी और नाम से पुकारें, तो जो इंटरमीडिएरीज थे उनको लगान के मामले में बहुत हद तक, पूरी हद तक तो संभव नहीं था, हम लोगों को इस बात को समझ करके चर्चा करनी है, लेकिन बहुत हद तक इस इंटरमीडिएरी वर्ग को न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको प्रभावहीन बना देता है। तो इससे राज के भी अधिकारों में वृद्धि होती है और किसानों को भी ज्यादा बेहतर सुरक्षा प्राप्त होती है। और यही वो मॉडल है जो फिर अकबर भी अपनाता है। इसी प्रकार आप ये देखेंगे कि
शेरशाह ने एक नई आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद अपने शासनकाल में रखी। हम सभी जानते हैं कि जब तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में, तो दिल्ली सल्तनत या तुगलक साम्राज्य का जो कुछ बचा हुआ हिस्सा था वो खत्म हो गया। तैमूर के आक्रमण से पहले भी और तैमूर के आक्रमण के बाद भी नए क्षेत्रीय राज भारत में संगठित होते रहे। उत्तर भारत में ज्यादा महत्वपूर्ण थी ये प्रक्रिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अनेक छोटे छोटे राज्यों के बीच जो अपनी एक उनकी अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, उसमें बहुत सारे वेरिएशन आ गए थे। मुद्रा प्रणाली अलग अलग थी, कॉइनेज अलग अलग था, ड्यूटीज जो थी ट्रेड पर उनमें समरूपता नहीं थी, व्यापार में और तरह की बाधाएं थी, और एक तरह से जो आर्थिक जीवन की बहाली का काम है, इकोनॉमी के रिवाइवल का काम है उत्तर भारत में, वो शेरशाह ने किया। और इस तौर पर किया कि उसने अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट करने की, उसमें एकीकरण की सफल कोशिश की। पहली बात तो यह है कि उसने मुद्रा प्रणाली में एक प्रमाणिक, एक ऑथेंटिक स्टैंडर्ड को अपनाया, और पहले से चली आ रही अलग अलग मुद्राएं थी, कॉइनेज था, और उसमें ये आप जानते हैं कि अक्सर कॉइन उसमें ऐसे थे जो डिबेस्ड थे। डिबेस्ड इस मानने कर कि उनमें जो धातु थी वो विशुद्ध नहीं थी। चांदी का सिक्का है तो उसमें और धातुओं की मिलावट थी, सोने का सिक्का है तो उसमें मिलावट थी, और ये समस्या फिरोज तुगलक के जमाने से चली आ रही थी, डिबेस्ड कॉइन्स की समस्या। शेरशाह ने स्टैंडर्ड वैल्यू के सिक्के जारी किए। तीन मेटल्स की करेंसी थे। सोने और चांदी के सिक्कों में जो धातु थी, जो मेटल था, उसकी आश्वस्त रही। और तांबे के जो सिक्के थे उन्हें भी इस रूप में ढाला गया कि वो रुपए के, ये हमको शायद पहले ही कहना था कि जो चांदी का सिक्का शेरशाह के समय में लागू हुआ वो रुपया के नाम से जाना गया। तो उस रुपए के छोटे प्रोपोर्शंस में, यानी हाफ, 1/4, 1/8, ये स्मॉलर फ्रैक्शंस में तांबे के सिक्के बनाए गए। तो इस तरह एक निश्चित एक्सचेंज वैल्यू कॉपर और सिल्वर कॉइन का निर्धारित हो गया। सिल्वर और गोल्ड का तो था ही इसके मूल्य के हिसाब से। अब ये करेंसी लगभग आज जो पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से लेकर आज जो बांग्लादेश का बिल्कुल पूर्वी छोर है, एंड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उसमें ये एक मुद्रा प्रणाली लागू हुई। इससे स्वतः व्यापार और वाणिज्य में आसानी हुई, एक कॉमन स्टैंडर्ड करेंसी की वजह से। इसी क्रम में शेरशाह ने माप तौल के उपकरणों में भी बहुत हद तक समरूपता लाई। आप जानते हैं कि आज भी जो मेजरमेंट्स हैं उसमें अंतर है। 1 बीघा का क्षेत्र कहीं कुछ और हो सकता है, दूसरे इलाके में कुछ छोटा बड़ा हो सकता है। तो वेरिएशंस आज भी हैं, और जाहिर है कि शेरशाह के जमाने में भी रहे होंगे, मगर एक ब्रॉड यूनिफॉर्मिटी माप तौल के उपकरणों में भी आई, एक यूनिफाइड पैटर्न इकोनॉमी का विकसित होने लगा। शेरशाह ने इसी प्रकार क्या तो हम बाद में बात कर लेंगे, क्या 5 मिनट के बाद बात करें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम ये कह रहे थे कि एक स्टैंडर्ड करेंसी, एक सर आवाज नहीं आ रही है।
सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी तकनीकी कारणों की वजह से, वो दोबारा ऐड करते हैं सर को। हेलो सर, आवाज नहीं आ पा रही है। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं लिंक कट गया था। कारणों की वजह से, दोबारा ऐड कर रहे हैं। बार बार यहाँ पर फोन आ जा। हाँ संजय जी, बीच बीच में फोन आने से थोड़ा सा लिंक कट जा रहा है इसलिए, और मोबाइल से ही लैपटॉप को जोड़े हुए हैं। थोड़ी सी तकनीकी परेशानी आ रही है, लेकिन तुरंत हम उसको भी ये तो आ गया है। सॉरी, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन कभी कभी बीमारियां भी हो जाती हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा और बेहतर इसको कर सकें। तो हम ये कह रहे थे कि एक स्टैंडर्ड करेंसी, एक वर्चुअली यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, और साथ साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था शेरशाह का, जो हम लोग मुगल काल में भी नहीं पाते हैं, ये एक बड़ी मौलिक बात थी उसकी, कि उसने व्यापार पर लगने वाली चुंगियों का सरलीकरण कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। दो जगह बस चुंगी लगती थी, जहां व्यापारी सामान लेता था या राज की सीमा में प्रवेश करता था, और जहां वो बेचता था। बीच के जो क्षेत्र थे, जहां समय समय पर व्यापारी को गुजरने के क्रम में लगा ये टैक्स देना पड़ता था, चुंगी देनी पड़ती थी, वो उसने खत्म कर दिया। लेकिन आप देखिएगा, मुगल काल में सैंक्शन रूप में भी राहदारी लगता था, और अनसैंक्शन ढंग से अबवाब तो थे ही। तो ये जो शेरशाह का कंसेप्ट था, ट्रेड के संबंध में चुंगी को आसान बना देने का, कम कर देने का, वो फिर उसका एक मौलिक प्रयोग था, और जाहिर है कि इससे व्यापार और वाणिज्य की प्रगति में सुविधा हुई। और इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत महत्वपूर्ण काम जो शेरशाह ने किया, वो सड़कों के निर्माण या विकास का काम था। और उसने अपने राज के लगभग सभी बड़े नगरों को सड़क के माध्यम से आपस में जोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा काम था, और इससे भी अब कई तरह की सुविधाएं हुई, प्रशासनिक सुविधा हुई, सैनिक अभियानों में सुविधा हुई, और साथ साथ व्यापार के मामले में भी सुविधा हुई। अब अनेक नगरों में एक ऐसा संपर्क बन चुका था जिसमें व्यापारी आना जाना कर सकते थे, व्यापार की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती थी। एक बार और आपसे हम क्षमा चाहेंगे, और लिंक बेहतर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लिंक हम जोड़ रहे हैं 2 मिनट के लिए हम। जी। ये तो फुल स्क्रीन है ना, ये लिंक कर दे रहा है तो फिर से जुड़ जाएगा।
सर कहाँ गए? हाँ, एक अनइंटेंडेड ब्रेक था, लेकिन चलिए हम लोग बात फिर से आगे बढ़ाएं। इकोनॉमी के रिहैबिलिटेशन की बात हम कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि उसमें एक बहुआयामी श्रृंखला है शेरशाह के सुधारों की, जो करेंसी से शुरू होकर रोड कंस्ट्रक्शन तक चली जाती है और इससे उत्तर भारत में जो आर्थिक गतिविधियां रही थी और जो इस बीच में बहुत हद तक छत विछत हो गई थी, वो फिर एक बार समग्र रूप से बहाल होती है। और मुगल काल में जिस आर्थिक संपन्नता का उदाहरण हम पाते हैं और जो और बढ़ जाती है विदेश व्यापार से संबंध जुड़ जाने के कारण, आप जानते ही हैं कि 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का ऐसा संपर्क था विदेशों से व्यापार में जो अद्भुत था। यानी यूरोप के तट से, अफ्रीका के तट से, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो द्वीप थे वहां से, परोक्ष ढंग से चीन से, इन सब से मुगल साम्राज्य का व्यापार हो रहा। उस व्यापार के लिए ये अनिवार्य था, इस बात को अप्रिशिएट करें कि पहले जो आंतरिक रूप से अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत हो, बगैर उसके आप बड़े पैमाने पर व्यापार को सस्टेन नहीं कर सकते थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। तो वो आधारशिला कब रखी गई? शेरशाह के समय में ही रखी गई। फिर एक संक्रमण बिंदु है जहां उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था एक सुव्यवस्थित रूप में सामने आती है और उससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ जो संबंध बनता है उसमें सहायता मिलती है। एक और बिंदु पर आपसे हम फिर चर्चा करना चाहेंगे। मध्यकाल में शासकों का क्या व्यवहार गैर मुस्लिम प्रजा के साथ रहा है, इस पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत तरह की भ्रांतियां भी हैं। उस विवाद में जाने का न समय है न आवश्यकता है, लेकिन कुछ शासक ऐसे जरूर हैं जिनके बारे में यह माना जाता है कि उन्होंने गैर मुस्लिम प्रजा के साथ कुछ उदारता का या कुछ सहिष्णुता का आचरण अपनाया। शेरशाह और अकबर इस मामले में दो उदाहरणों के रूप में देखे जाते हैं। अकबर ज्यादा बड़े पैमाने पर, लेकिन बुनियाद रखने वाले के रूप में शेरशाह। शेरशाह का जो राज्य था, जो सूर स्टेट था, सूर किंगडम था, हम स्टेट का शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं कि किंगडम से ज्यादा ब्रॉड इक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर तो अफगान डेस्पोटिज्म पर आधारित था। अफगानों का एक निरंकुश तंत्र, एक निरंकुश शासन व्यवस्था थी जो सूर पॉलिटी की बुनियाद थी। लेकिन ये डेस्पोटिज्म जो था, या ये जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी थी, ये जो एक क्या कहेंगे सशक्त शासक वर्ग था, वो एकोमोडेटिव था। यानी इसमें दूसरों को अपने में जोड़ने की क्षमता भी थी और उसकी इच्छा भी थी। एसिमिलेटिव होने के लिए, एकोमोडेटिव होने के लिए दोनों बातों की जरूरत होती है कि आपका वो दृष्टिकोण भी हो और आप में वो क्षमता भी।
शेर शाह में हम ऐसा पहला उदाहरण पाते हैं जब वो गैर मुस्लिम प्रजा के भी महत्वपूर्ण वर्गों को शासन से जोड़ता है। फिर हम आपसे कहेंगे शुरुआत सिकंदर लोदी के जमाने में हो जाती है और जो क्षेत्रीय राज संगठित होते हैं उनमें यह प्रक्रिया और आगे बढ़ती है, क्योंकि इन राज्यों का जो सर आवाज नहीं आ रही है फिर से। अब आवाज मिल रही है? हाँ सर आ रही है। यस सर। अच्छा ठीक, थैंक यू। हम ये कह रहे थे कि अकोमोडेशन की जो स्पिरिट थी वो पहले भी है। सिकंदर लोदी की बात हमने आपसे कही, ये आपको शायद पता ही होगा कि उसके जमाने में एक बड़ी संख्या में जो हिंदू अधिकारी थे उन्होंने फारसी भाषा सीखना शुरू की थी रेवेन्यू के सिलसिले में, रिकॉर्ड्स के सिलसिले में। अब शेरशाह में आप ये नई बात देखिएगा, ये बात बीच में आ गई तो कह रहे हैं, फिर मेन थ्रस्ट पर भी आ जाएंगे कि शेरशाह के जमाने में आप ये देखिएगा कि रेवेन्यू से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पट्टा हो, कबूलियत हो, लगान संबंधी जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन था, जो दस्तूर थे, उन्हें फारसी भाषा में भी रखा जाता था और जो स्थानीय भाषा थी बिहार के संदर्भ में आप देखें तो जो मगही भाषा थी और जो नागरी लिपि थी उसमें भी पैरेलल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों की जरूरत थी जो द्विभाषी थे, जो फारसी भी जानते थे और जाहिर है कि जिनकी अपनी भाषा वही थी जो क्षेत्रीय भाषा थी। फारसी जानने वाले लोग सिकंदर लोदी के जमाने से एक नए वर्ग के तौर पर उभर रहे थे। तो ये जो एक बाइलिंगुअल क्लास इमर्ज करता है शेरशाह के जमाने में, उसको एक महत्वपूर्ण ढंग से पार्टिसिपेशन का अवसर मिलता है शासन में और विशेष रूप से लगान प्रशासन में। इससे पहले आप उदाहरण देखें, और जब हम आपसे कह रहे थे कि क्षेत्रीय राज्यों के जो शासक थे उनको अपने क्षेत्र में जो भूमिपति वर्ग था स्थानीय स्तर पर उससे संबंध बनाने थे, क्योंकि वही उनकी सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान कर सकता था। वो बात शेरशाह के संदर्भ में भी उतनी ही मान्य है, मगर व्यवहार में अगर आप देखिए तो शेरशाह के समय में न सिर्फ ये कि राजनीतिक स्तर पर, न सिर्फ ये कि लगान के स्तर पर, न सिर्फ ये कि सैनिक मामलों में, बल्कि लगभग हर क्षेत्र में इस गैर मुस्लिम प्रजा की भागीदारी प्रशासन में बनती है। और इसका भी आप अंदाज कीजिए कि सूर्यवंश का जब अंत होता है, हुमायूं से जो अंतिम संघर्ष होता है, उस वक्त सूर्यवंश का सेनापति हेमू है, एक हिंदू अधिकारी। तो जितना कंसोलिडेशन रूलिंग क्लास में हिंदुओं का हो सका था, उसका ये एक उदाहरण है। हम ये भी मानेंगे कि उसमें हेमू की अपनी प्रतिभा भी शामिल थी, लेकिन उस प्रतिभा को पनपने का अवसर कहां से मिला, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर कुछ लोग ये बात उठाते हैं कि शेरशाह के जमाने में जजिया तो था, सही है, लेकिन जजिया के बारे में ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि पूरे मध्यकाल में एक फिरोज के शासन को आप अपवाद के रूप में अगर देखें तो पूरे मध्यकाल में जजिया कोई पृथक कर नहीं था, वो लगान का ही हिस्सा था। और कहीं भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि अलग से एक विभेदपूर्ण कर के रूप में, एक उत्पीड़क कर के रूप में अलग से जजिया वसूला जाता था। एक उदाहरण फिरोज का, दूसरा उदाहरण औरंगजेब के जमाने में मिलता है, लेकिन अदरवाइज, और फिर आप ये भी देखिएगा कि कुछ शासकों ने उसको समाप्त भी कर दिया था, उसकी बात अलग आएगी। तो जजिया शेरशाह के जमाने में है, लेकिन ये उसकी धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक उदारता पर एक प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं है कि जजिया का हम जो अर्थ अब समझते हैं या खुद जो उसका मूल रूप था उससे शेरशाह के समय में स्थिति भिन्न थी। लगान का एक पार्ट था, वो सल्तनत काल में भी रहा। हिंदू अधिकारियों का, हिंदू सेनानायकों का प्रतिनिधित्व शासन में है, उदारता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
शासन में द्विभाषी व्यवस्था किया था। शेरशाह के सिक्कों में उसका नाम अरबी लिपि में तो है ही, नागरी लिपि में भी कहीं कहीं अंकित है। ऐसे सिक्के आज भी उपलब्ध हैं। तो ये सिंबल्स हैं, ये सिंबलिक मेजर्स हैं, ये जताने के लिए कि जो गैर मुस्लिम प्रजा है उसका भी राज में एक उसकी भी एक भागीदारी, उसका भी एक प्रेजेंस है। ये संक्रमण बिंदु है और यही ज्यादा उन्नत रूप में अकबर के समय में सुलह कुल के सिद्धांत में प्रस्तुत होता है, जिसकी बहुत संक्षेप में हमने आपसे चर्चा की थी कि राजा जो ईश्वर का प्रतिरूप है उसका आचरण दैवी आचरण के समान होना चाहिए और उसके सुशासन का वरदान सबों को एक समान मिलना चाहिए। अब अकबर इस सिद्धांत को और डेवलप करता है। उसने जिस तरह से राजपूत शासक वर्ग को मुगल शासक वर्ग के साथ इंटीग्रेट कर दिया, एक ऐसा एकीकरण उसने किया जो दो अलग अलग पहचान के बावजूद एक था। और जिस तरह पदों के मामले में, जागीरों के मामले में, सुविधाओं के मामले में उसने राजपूतों के साथ एक वृहत व्यवस्था का विकास किया, ऐसी व्यवस्था जिसको आरपी त्रिपाठी ने पैक्स मुगलिका का नाम दिया है। ये व्यवस्था अपने समय में मध्यकाल में एक बहुत ही नई व्यवस्था कही जा सकती है, मगर इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि इसकी आधारशिला भी शेरशाह के समय में ही और शेरशाह के द्वारा ही रखी गई थी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रशासन और राजनीति से और धार्मिक मामलों से जुड़ी हैं। एक बात और जिसकी तरफ हमने पहले इशारा किया था कि शेरशाह के समय में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो एक संक्रमण को इंगित करते हैं। शेरशाह की जो इमारतें हैं, प्रमुख जो उसकी उदाहरण है, कुछ किले हैं। दिल्ली का जो पुराना किला है उसके जो अवशेष अब हैं, पाकिस्तान में जो अटक का किला है, बिहार में आप देखें तो रोहतास का किला जो है पहले से ही, लेकिन शेरशाह ने उसको एक नया रूप दिया अकबर के जमाने में और उसका विकास हुआ। शेरगढ़ का किला, कई ऐसे उदाहरण हैं। तो आप देखेंगे कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी प्लानिंग है, वो कहीं ना कहीं उसी आरंभिक प्रयास का उन्नत रूप है जो शेरशाह ने सहसराम में शुरू किया था। सहसराम में जो छोटे छोटे कैंप्स थे, बड़े किले तो आप नहीं उनको कह सकते हैं, फोर्ट्रेसेस आप भले ही उनको कह दें, उनके साथ उनके लिए एक डिफेंस के तौर पर खाइयों का और उससे आगे कच्ची दीवारों का, मट्टी के बनाए हुए पुश्तों का उपयोग एक विशेषता थी। और वो विशेषता आप देखेंगे कि शेरशाह के इन तमाम किलों में मौजूद है। मुगल काल में जो किले बने उनमें ये विशेषता मौजूद है। तो मिलिट्री आर्किटेक्चर के मामले में भी शेरशाह ने कुछ प्रयोग किए सहस्राम के ही चरण में, और फिर वो उसके शासनकाल में एक उन्नत रूप में आए। और कहीं ना कहीं मुगलों का जो मिलिट्री आर्किटेक्चर था उसमें सेंट्रल एशियन इम्पैक्ट है, लेकिन जहां इंडिजिनस एलिमेंट का सवाल होता है, स्थानीय प्रभाव का सवाल होता है, तो फिर सीधे वो सिलसिला शेरशाह के दुर्ग निर्माण से जुड़ जाता है। एक दूसरी चीज आप मस्जिदों के बारे में देखिए। हम सिविल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। मस्जिदों में जो सबसे बेहतर, सबसे उत्तम उदाहरण है शेरशाह का, वो पुराना किला की मस्जिद है। किताबों में आप उसको किला कोहना मस्जिद के नाम से देखेंगे। इस मस्जिद में जो एक बहुत बड़ा आकर्षण है वो इसका गुंबद है, और दूसरा जो है वो इसके प्रवेश द्वार की जो मेहराबें हैं उनकी सजावट है। ये डोम, ये गुंबद जो इस मस्जिद में है। अच्छा, और एक बात ये भी आपको सरसरी तौर पर कह दें कि शेरशाह की बनाई हुई एक मस्जिद पटना में भी है, और पटना में भी जो मध्यकाल का किला था वो शेरशाह नहीं बनवाया था, शायद हमको और पहले इसको हाईलाइट करना था।
एक मिनट के लिए उसकी तरफ में वापस लौटना चाहेंगे। आप जानते ही हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का जो एक वैभवशाली नगर था वो पूर्व मध्यकाल तक आते आते खत्म हो जाता है और पटना का जीर्णोद्धार सही अर्थों में शेरशाह द्वारा 1540-41 में होता है। इसके पहले ये जगह वीरान नहीं है, मगर एक बड़े नगर के रूप में इसका आरंभ 1540-41 में होता है। शेरशाह के द्वारा इसको प्रशासनिक मुख्यालय बनाया जाता है और बहुत सारी बातें इसके बाद सामने आती। जो किला पटना का बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा, आप जानते ही हैं कि उसकी चर्चा तारीख दाऊदी में अब्दुल्लाह ने की है। क्या लागत थी वो भी उसने लिखा है कि 5 लाख रुपए के खर्च पर यह किला बना था। और इसी किले के स्थान पर अकबर ने वो किला बनवाया जो पटना में मुगलों का एक तरह से मुख्यालय रहा। अब उसके अवशेष नहीं रहे, थोड़ा सा किस्सा बचा रह गया। तो पटना के किले के बारे में भी इंटरेस्टिंग बात है कि शेरशाह ने जो एक निर्माण किया था उसी पर अकबर ने फिर इसको और आगे डेवलप किया। मुगलों पर शेरशाह के इम्पैक्ट का एक मिसाल हम आपको दे रहे हैं। मस्जिद भी शेरशाह की बनाई हुई जो पटना में है, उसके गुंबद में और ये जो किला कोहना की मस्जिद है इसके गुंबद में बड़ी समानता है। और यहाँ पर मेरे पास ग्राफिक्स तो नहीं है जो हम आपको एक्सप्लेन कर पाए ज्यादा अच्छे ढंग से, लेकिन ये गुंबद जो जौनपुर शैली के बने हुए गुंबद हैं उनका ही एक ज्यादा विकसित रूप दर्शाते हैं। मुगल काल में गुंबद का आकार बिल्कुल बदल जाता है, यहाँ हम वो संक्रमण या वो निरंतरता नहीं पाते। लेकिन अगर जौनपुर की शैली से हम तुलना करें या जिसे लोदियों के समय में भी हम देखते हैं, जो एक तरह का अफगान स्टाइल था डोम के कंस्ट्रक्शन का, वो शेरशाह के समय में काफी उन्नत चरण में पहुंच जाता है। हम कह सकते हैं कि वो कल्मिनेशन है अफगान स्टाइल में डोम्स के कंस्ट्रक्शन का, गुंबदों के निर्माण की जो अफगान शैली है उसकी एक परिणति शेरशाह के समय में हम देखते हैं। और वहां से फिर एक नया टेक ऑफ है। अब हम लोग एक आखिरी जो पहलू है आर्किटेक्चर का उस पर बात करें, मकबरों के बारे में। तो हमने आपसे पहले ही कहा था पर्सी ब्राउन के कमेंट के बारे में कि वो शेरशाह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा शाली इमारतें हैं। इनका एक और महत्व इसलिए है कि तुगलक काल में मकबरों के निर्माण की एक नई शैली का विकास हुआ जिसे हम लोग ऑक्टागोनल टूम्ब या अष्टकोणी मकबरे के रूप में पहचानते हैं। जो मकबरे का मेन चेम्बर था जहां मजार होता था उसका आकार अष्टकोणी था और उस पूरे 8 कॉर्नर्स में कॉरिडोर से इनके लिए तुगलक काल में काफी हद तक मेहराबों का उपयोग हुआ है। शहतीरें भी हैं, बीम्स एंड लिंटल्स भी हैं, लेकिन आर्चेस हैं। शेरशाह के समय में जो एक बड़ा परिवर्तन आया वो ये कि शेरशाह का मकबरा अगर आपने देखा है या हसन खान का मकबरा अगर आपने देखा है या उसके चित्र भी आपने देखे हैं तो ये आपको अंदाजा होगा कि उसमें मेहराब का उपयोग नहीं के बराबर है। वो मेहराब केवल गुंबद में एक रोशनी का रास्ता बनाने के लिए है, लाइट के लिए है, वेंटिलेशन तो है ही, लेकिन जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उससे इन मेहराबों का कोई ताल्लुक नहीं। ये इंटरेस्टिंग है इसलिए कि जो मेहराबी या मेहराब धरनी शैली जिसे हम लोग कहते हैं, आर्कुएट शैली कहते हैं, इस्लामिक शैली कहते हैं, उसमें मेहराबों की अनिवार्यता थी। लेकिन जो भारतीय शैली थी, जो ट्रेबिएट शैली कहलाई, हॉरिजॉन्टल शैली कहलाई, उसमें मेहराबों की कोई गुंजाइश नहीं थी। शेरशाह के मकबरे में और हसन खान में भी बात पहले मिल जाती है कि गुंबद को बनाने के लिए जो बुनियाद रखी गई वो ट्रेबिएट मेथड पर है। इंटरेस्टिंग है ये, आर्कुएट स्टाइल को नहीं अपनाकर स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल के तौर पर ट्रेबिएट स्टाइल को अपनाया गया। फिर ये कहीं ना कहीं से जो एक भारतीयता थी, जो एक इंडिजिनस इंपैक्ट था शेरशाह पर, उसका उदाहरण है। शेरशाह के मकबरे में एक और बात जो ध्यान देने की है, उस स्टाइल से अलग हम आपसे कह रहे हैं
कि बराबर चर्चा होती गोल गुंबद की जो बीजापुर में है और सबसे बड़ा गुंबद है सरकमफ्रेंस के मामले में, लेकिन शेरशाह का जो मकबरा है उसका जो गुंबद है, अगर आप उसके बेस से, और आप जानते हैं कि शेरशाह का मकबरा एक झील के अंदर बना है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो झील के नीचे तक जाता है, पानी के लेवल से नीचे तक जाता है। बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म से लेकर के जो शिखर है गुंबद का, पिनिकल ऑफ द डोम है, उसकी हाइट को अगर आप नापिएगा तो इट इज द टॉलेस्ट मौजोलियम इन द सबकॉन्टिनेंट, उसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। और अफगान शैली के मकबरों का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये ऐसा मकबरा है जो पानी की झील के बीच बना है। इसकी एक पहली मिसाल मिलती है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, मगर वो परंपरा आगे विकसित नहीं हो पाती। शेर शाह ने एक तरह से एक नई परंपरा की बुनियाद डाली, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके बाद मुगलों के जो मकबरे बने हुमायूं से लेकर आगे तक, उसमें पानी का उपयोग एक अनिवार्य जंग बन गया, दूसरे माध्यम से, नहरों के माध्यम से, फवारों के माध्यम से। ये भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि ये इम्पैक्ट सेंट्रल एशिया से, ईरान से आया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक कंसेप्ट था पानी के बीच मकबरे के स्थापित होने का, वो शेर शाह के उदाहरण से अगर प्रेरित नहीं था तो कहीं ना कहीं उससे एक समानता, हल्की ही सही मगर एक समानता रखता था। तो आर्ट के मामले में भी, आर्किटेक्चर के मामले में भी शेर शाह का शासनकाल अपने आप में एक परिवर्तन बिंदु है, एक कला का, अफगान कला का सबसे उन्नत रूप है और एक ऐसी शुरुआत है जो मुगल स्थापत्य कला को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। लेकिन एक अंतिम बात जरूर हम आपसे कहना चाहेंगे, एम्फसाइज करना चाहेंगे कि इन तमाम बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी विशेषता है शेर शाह की, और क्यों उसको हम संक्रमण का काल कह सकते हैं, कि जो इंडियनाइजेशन है मिडिवल स्टेट का, जो कहा जाता है कि अकबर के साथ पूरा हो गया, मुगल रूलिंग क्लास इंडिजिनस रूलिंग क्लास के साथ मिल गई, वो जो इंडियनाइजेशन का या इंडिजिनाइजेशन का प्रोसेस है वो शेर शाह के समय में मिलता है। शेर शाह ने जब अफगान सत्ता की पुनर्स्थापना की तो उसने तीन बातों पर बहुत ध्यान दिया। पहली बात तो ये थी कि उसने हुमायूं की वापसी का रास्ता बंद करने की कोशिश की, और सफल कोशिश की। तो सीमांत क्षेत्र में दुर्गों को बनवाना, सेना को रखना, हुमायूं को रास्ता न मिल सके वापस आने को, उसकी व्यवस्था करना, ये एक प्रयास था। दूसरा प्रयास था प्रशासनिक सुधार, ताकि राज्य में सुव्यवस्था रहे, राज्य का जो स्वरूप है वो मजबूत रहे, क्योंकि ये कमजोरी शेर शाह के बाद आई और हुमायूं वापस आया। तो शेर शाह ने कोशिश की थी कि ये कमजोरी नहीं आए राज्य में, राज्य की व्यवस्था में, क्योंकि वो कभी मुगलों को एक मौका देने का कारण बन सकती थी, आगे चलकर बनी भी। और तीसरी बात, प्रशासनिक सुधारों से भी आगे अगर हम चलें तो तीसरी बात ये थी कि उसने भारतीय अवाम के साथ, सिर्फ शासक वर्ग नहीं, जो जनसाधारण थे उनके साथ एक अटूट रिश्ता बनाने की कोशिश की। वो जो गैर मुस्लिम शासक वर्ग था उसको भी उसने अपने प्रशासन से जोड़ा, अकबर ने और बड़े पैमाने पर जोड़ा, मगर शेर शाह ने जोड़ा। तो इंडिजनाइजेशन की तरफ ये पहला महत्वपूर्ण कदम था। कोशिश मोहम्मद बिन तुगलक ने भी की थी, सफल नहीं हो पाया था। क्षेत्रीय राज्यों में ऐसे प्रयास हुए हैं, मगर अगर आप पूरे उत्तर भारत के क्षितिज को ध्यान में रखें, नॉर्थ इंडियन होराइजन को ध्यान में रखें, तो शेर शाह के समय में बात संभव होती है। और अवाम से एक ताल्लुक बनाने का जहां तक सवाल है, उस रेवेन्यू पॉलिसी इसमें बहुत महत्वपूर्ण। तो इंडियनाइजेशन का प्रोसेस इस मध्यकालीन राज्य व्यवस्था पर एक भारतीय छाप बने, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया शेर शाह के समय से ही शुरू होती, और यही संक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पर हम अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। जो समय सीमा निर्धारित थी शायद हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई और टिप्पणी हो, आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ और बातें जोड़ी जा सकती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रणाम सर, नितिन बोल रहे हैं।
जी सर, शेरशाह अपने उत्तराधिकारी को इतना सक्षम क्यों नहीं बना पाए जो उनके कार्यकाल को संभाल सके? कि एक चीज तो जरूर ध्यान में रखिएगा कि क्षमता एक प्राकृतिक गुण होता है, क्षमता आप किसी में डेवलप नहीं करा सकते। तो ये समस्या थी कि शेरशाह और उसके जो उत्तराधिकारी थे उनकी परिस्थितियां बहुत अलग थी। शेरशाह एक ऐसा व्यक्ति था जो आजकल जो कहा जाता है कि ग्रास रूट लेवल से उभरा था, जमीनी हकीकत को जानने वाला व्यक्ति था। बड़ा उसका कठोर जीवन रहा था, डिफिकल्ट टाइम्स उसके रहे थे, और उसने अपनी क्षमता के बल पर इन कठिनाइयों पर काबू पाया और तब वो शासक बना। उसके उत्तराधिकारियों के पास एक बना हुआ राज था। इस्लाम शाह अपने पिता की व्यवस्था में क्या सुधार कर सकता था? थोड़ा बहुत उसने किया, सराय की संख्या बढ़ा दी, लेकिन कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आ सकता था। उसके 10 वर्ष 13 साल की उम्र में दिया ना जी, अकबर 13 साल की उम्र में थोड़ी सी हुमायूं ने उनको चुनौती दे दी, ये बात। हुमायूं ने किसको चुनौती दी थी? इस्लाम शाह, अफगान के उत्तराधिकारी को। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था और इस्लाम शाह के बाद 3 अलग अलग प्रतिद्वंदी सामने आ गए थे। आदिल शाह था, इब्राहिम सूर था और सिकंदर सूर था। हुमायूं का युद्ध सिकंदर सूर के साथ हुआ था, जो पंजाब और सीमांत के क्षेत्र में अपना शासन बनाने का प्रयास कर रहा था। अफगानों का प्रभाव इसके बाद भी बना रहा था और आप जानते हैं कि अकबर ही अफगानों के चुनौती का सही मानों में निदान कर सका था। हुमायूं तो 10 महीने के अंदर मर ही गया। जी जी। तो हम ये आपसे कह रहे थे कि शेर शाह के बाद राज को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोई विशेष उपाय इस्लाम शाह ने किए नहीं। जो व्यवस्था थी वो उसने बनाए रखी। इस्लाम शाह के बाद ये हो गया कि एक नहीं बल्कि 3 दावेदार हो गए सिंहासन, और फिर सामंतों की महत्वाकांक्षा, सामंतों की भूमिका राजनीति में बढ़ गई। और जब वो भूमिका बढ़ी तो जो एक छत्र सत्ता थी, जो एक एब्सोल्यूट होमोजेनस कंट्रोल था, तो बाकी नहीं। तो इसमें शेरशाह की कोई असफलता हम नहीं कह सकेंगे, या उसने सक्षम नहीं बना, ये कहना बहुत सही नहीं होगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि अफगानों के बीच जो विभाजनकारी तत्व थे वो समय समय पर उभरते रहते। शेरशाह ने उसको नियंत्रित किया और इस हद तक नियंत्रित किया कि अगले लगभग 10 साल तक उसका प्रभाव बना रहा। तब वो प्रभाव कमजोर हो गया। अगर ये इतिहास में अगर की कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन इस संदर्भ में कह रहे हैं कि अगर शेरशाह के बाद उस जैसा कोई और व्यक्ति शासक बनता है तो शायद इतिहास कुछ अलग होगा। मगर हमने आपसे पहले ही कहा, इतिहास में अगर की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जी जी जी, थैंक यू। जी प्रणाम सर, मेरा एक आपसे अनुरोध था सर, एक चीज जानना था। प्रणाम। हेलो। हाँ जी प्रणाम सर। आपकी किताबें बहुत बढ़िया है सर, पहली बार आपको सुनने का सौभाग्य मिला सर। ये आपने शेरशाह के, हेलो, हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ सर, आपने शेरशाह के राजस्व सुधारों के बारे में बताया, तो हम एक जगह देखते हैं कि शेरशाह ने जो आमिल का पद था उसको उसने स्थानांतरित कर दिया था। हर एक 2 साल पे आमिल बदलते रहते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो इसे लाभ का पद मानता था और अपने लोगों को वो उन जगहों पे आमिल के पद पे मतलब देते रहता था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है सर कि स्थानांतरित करने से आमिल का जो पद था वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें समय समय पे बदलते रहता था। एक दूसरा पहलू ये हो सकता है। अच्छा जी, यही थी। देखिए, किसी भी शासन प्रबंध में भ्रष्टाचार होता जी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। अब रहता है कि आप उसको कितना नियंत्रित कर पाते हैं। तो ये जो रेगुलर ट्रांसफर्स की बात थी वो इसलिए थी कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बन जाए।
ऐसा न हो कि उस व्यक्ति का एक निहित स्वार्थ उस क्षेत्र में बन जाए, जिसके कारण भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो और बढ़ जाए। जी, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बन पाए, इसलिए रेगुलरली ट्रांसफर किया जाता है। और ये चीज तो हम आज भी देखते भ्रष्टाचार हैं। को रोकने का ये जी, एक प्रयास है, जो बात आप कह रहे हैं वो सही है। जी जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। संजय जी हैं, हमारे मित्र संजय जी, संजय कुमार लैसडाउन है लिंक में। सर अच्छा आप बताइए। हाँ जी, संजय से सर हम बात हो जी। सर हम बुक के बारे में जानना चाहते सर हम बुक के बारे में जानना चाहते हैं। आप हिस्ट्री का कोई बुक का बताइए ताकि हम उससे मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सके इसके बारे में, तैयारी करने के लिए। आपका माध्यम हिंदी रहेगा या अंग्रेजी रहेगा? हिंदी हिंदी रहेगा, ठीक है। एक तो हम ये सजेस्ट करेंगे आपको, आप पोस्ट ग्रेजुएट में हैं या अंडर ग्रेजुएट में हैं? आप ऑनर्स कर रही हैं या एमए कर रही हैं? जी नहीं सर, फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ, मैंने आप अंडर ग्रेजुएट स्टेज में, आपको मिडिवल इंडिया का पेपर शायद नहीं होगा, ऑनर्स में होगा। यस सर। हम सही कह रहे हैं? ठीक है। यस सर। तो आप अभी ठीक है, हमने इसीलिए पूछा कि आपका क्या रिक्वायरमेंट, उसी हिसाब से हम कोई सजेशन दे सके। तो अभी आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि एक फाउंडेशन, एक बेस आपका बन सके, सॉरी, जिसको आगे आप और डेवलप कर सकिए। इसलिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि सतीश चंद्र की जो किताब मध्यकालीन भारत पर है, वो किताब पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी है, और सिविल सर्विस वगैरह में भी उसको बेस बुक के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। वो किताब पहले एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित की गई थी, बाद में एनसीईआरटी ने उसका प्रकाशन बंद कर दिया। लेकिन एक दूसरा पब्लिकेशन है ओरिएंट ब्लैक स्वान। ओरिएंट ब्लैक स्वान ने उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण छापा है। उसको अगर आप पढ़िएगा तो आपको मध्यकाल के बारे में कुछ बुनियादी बातें समझ में आएंगी, एक फाउंडेशन आपका बन जाएगा, और तब आप आगे ऑनर्स के स्टेज में और टेक्स्ट बुक्स को भी देख सकती हैं। हिंदी में टेक्स्ट बुक के बारे में हम एक ही नाम आपको अभी देंगे। एक बहुत पुरानी बात आपके सामने रख रहे हैं। एक बड़े मशहूर इतिहासकार थे और इतिहास के शिक्षक भी थे, प्रोफेसर वाईजी तारापुर वाला। हमने भी उनका नाम ही सुना है, बुजुर्ग आदमी थे, कभी उनको देखा नहीं। लेकिन उनकी एक बात बार बार पटना यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में दोहराई जाती थी कि इट इज बेटर टू रीड वन बुक ट्वाइस देन टू रीड टू बुक्स वंस। एक किताब को 2 बार पढ़ना बेहतर है बजाय 2 किताबों को एक बार पढ़ने के। तो इसलिए हम अभी एक सिंगल किताब आपको सजेस्ट कर देंगे ऑनर्स के लिए भी, जब आप आगे हिस्ट्री के ऑनर्स के स्टेज में आइएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक हिंदी निदेशालय है और उसके द्वारा ऑनर्स लेवल की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। मध्यकालीन भारत पर 2 पुस्तकें हैं, 2 खंड हैं। एक है जो पूर्व मध्यकाल से शुरू होता है और शेरशाह के समय तक आकर खत्म होता है, और दूसरा है जो अकबर से शुरू होता है और मुगल साम्राज्य के विघटन तक आता है। थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट है, थोड़ी सी, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन फैक्ट्स के मामले में, एनालिसिस के मामले में बहुत अच्छी किताब है। तो लेकिन अभी आप उससे शुरुआत नहीं कीजिए, आप उसको आगे के लिए रखिए। अभी आप तत्काल एनसीईआरटी में जो किताब पहले छपी थी और अब जो ओरिएंट ब्लैक स्वान ने छापी है सतीश चंद्र की, वो पढ़िए। यस सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। हेलो नितिन जी कुछ बोल रहे हैं? जी मैं बोल रहा था, जो शेरशाह अगर अपनी प्रशासनिक सुधार की जो प्रयोगशाला थी, जो हेडक्वार्टर थी, दिल्ली सल्तनत को अगर चूज करते, दिल्ली में बनाते, तो क्या बेहतर के लिए शासन करना उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जो थे? नहीं, देखिए 2 चीज को आप ध्यान में रखिए। शेरशाह की जो प्रशासनिक प्रयोगशाला है वो सैसराम है जी, चाहे उसकी रणनीति हो या उसके लगान संबंधी सुधार हो, चाहे उसके जो विचार हैं रियाय के प्रति, उन सब का विकास सैसराम में होता है। अब उस मॉडल को वो लागू करता है दिल्ली आने के बाद। तो ऐसा नहीं था कि उसका प्रशासनिक मुख्यालय या उसका राजनीतिक सत्ता केंद्र दिल्ली नहीं था, दिल्ली ही था। ये बिल्कुल आरंभिक जो प्रयोगात्मक चरण आप कह सकते हैं वो सैसराम में है।
उस मॉडल को वो सुल्तान बनने के बाद उत्तर भारत में उस क्षेत्र में जहां उसका शासन था लागू करता है। तो ये समझना कि दिल्ली उसकी सत्ता का केंद्र नहीं रहा और इस वजह से उसका वंश कमजोर पड़ा, ये बहुत सही नहीं होगा। एक बार जब उसने हुमायूं को पराजित किया, ये कन्नौज की लड़ाई में, चौसा में पहले हराया, फिर कन्नौज में दूसरी बार हराया, उसके बाद उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली में ही उसने अपना शासन किया। उसके उत्तराधिकारी भी दिल्ली से ही शासन करते रहे। शुक्रिया। एक बात और आपसे शेयर करना चाहेंगे। यस। आप जानते होंगे कि बाबर जब हिंदुस्तान आया जी, तो उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा सिकंदर लोदी के जमाने में ही राजधानी बन गई थी। बीच में एक बड़ा भूकंप भी आया था, आगरा में काफी तबाही भी हुई थी। लेकिन शेरशाह ने दिल्ली को राजधानी के रूप में इस वजह से चुना, हम इस बात को अंडरलाइन करेंगे, कि वो दिल्ली सल्तनत की निरंतरता, अफगान सत्ता की निरंतरता को फिर से जोड़ना चाह रहा है। वो दिल्ली को सिंबल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है जो हिंदुस्तान पर शासन करने का लेजिटिमेट सिंबल रहा था। तो दिल्ली उसके स्कीम में, पॉलिटिकल स्कीम में बहुत ही सेंट्रिक पॉइंट रखता है, बहुत ही केंद्रीय महत्व उसका मुख्यालय। संजय जी हैं, मिस्टर संजय कुमार। संजय से फिर अलग भी बात हो सकती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं स्वाति राय बोल रही हूँ। सर शेरशाह की जो लगान निर्धारण प्रणाली थी, बटाई, नक्श और नकदी या जब्ती जो प्रणालियां थी, सर एक बार इसको आप अच्छे से बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है, कोशिश हम करेंगे अच्छे से बता पाए कि नहीं, आप फैसला कीजिएगा। तो हमको ये पॉइंट डिस्कशन में हमने नहीं लाया क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बातें इतनी फैल जाती कि 1 घंटे में समअप करना मुश्किल होता। लेकिन बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत रेलेवेंट सवाल है। 2-3 टर्म है, पहले वो टर्म आपके सामने कर। जैसे आपने बटाई कहा, आपने नस्ब कहा, आपने जब्त कहा, 3 टर्म आपने लिए। बटाई की जो व्यवस्था थी उसके लिए अंग्रेजी में क्रॉप शेयरिंग का शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शेयरिंग या बटाई है। ये व्यवस्था ऐसी थी कि जो फसल कटने के लिए तैयार हो जाती थी उसका एक आकलन, एस्टिमेट, लगान वसूलने वाला अधिकारी या जो स्थानीय मध्यस्थ है वो करता था और उसमें वो राज का अंश निर्धारित कर देता था जो उपज का 1/3 अंश था। बटाई का रेट 1/3 था। अब ये 1/3 कैसे तय होगा, इसमें एक सिस्टम ये था कि जो खेत है, जो जमीन है, उसी में 1/3 हिस्से पर निशान लगा दिया गया और वहां की फसल लगान में चली गई। अब ये निशान माप करके नहीं लगाया जाता था, एस्टिमेट था, अंदाजे से 1/3 तय कर दिया। दूसरी संभावना थी कि जब फसल कटने के बाद भंडार की जाए, स्टैक कर दी जाए। अब देखते हैं आज भी फसल कटती है तो खेत में ढेर लगाए जाते हैं, तो उसमें से 1/3 फिर अंदाज पर अलग करके राज के लिए ले लिया जाए। और तीसरा था कि फसल कट जाने के बाद जब वो सफाई का काम हो जाता था, छिलका और दाना अलग हो जाता था, तो जो नेट प्रोड्यूस था, जो एक्चुअल ग्रेन था, उसमें 1/3 राज का होता था। तो खेत बटाई थी, राज बटाई थी, लंग बटाई थी, लेकिन सब में एस्टिमेट था। नस्ब के बारे में कुछ कंफ्यूजन है। अकबर के जमाने में इसका प्रचलन है और इरफान हबीब साहब ने अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है कि नस्ब कोई एक विशेष विधि नहीं थी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग व्यवस्था थी, सामूहिक रूप से उसी को नस्ब कहा जाता। नस्ब क्यों कहा जाता था, इसको भी हम एक शब्द में बता दें। नस्ब का जो वर्ड है वो पर्शियन वर्ड है और वो सिस्टम या ऑर्डर के लिए होता है। तो लगान वसूली का चूंकि एक सिस्टम था, एक मेथड था, इसलिए नस्ब कहलाता था। नस्ब NASQ। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप रख सकता था। जब्त की जो बात है वो अकबर के समय से शुरू होती है और जब्त की 3 बुनियादें थी
जो शेरशाह के समय में आ गई हैं। एक ये कि इसमें भूमि की माप की जाती थी, अंदाज से रात का अंश नहीं तय होता था, भूमि की माप। तो ये स्पेसिफिकली तय हो जाता था कि टोटल एरिया ऑफ कल्टीवेशन इतना है, इसका 1/3 हिस्सा इतना है, और इसको मार्क कर दिया गया कि यहां से लगान की वसूली हो। ये पहला स्टेज। दूसरा स्टेज ये था कि भूमि का वर्गीकरण होता था। सब जमीन में एक तरह की उत्पादक क्षमता नहीं थी। उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी, ये अलग अलग कैटेगरी लैंड की हो जाती थी, और हर जगह से उत्पादन का जो औसत अंश होता था वो लिया जाता था। अकबर के जमाने में वर्गीकरण थोड़ा और रिफाइन हो जाता है, तो 4 श्रेणी हो जाती है। आप जानते हैं इसके बारे में, चाचर है, बोलज है, बंजर है, सॉरी पड़ती है, चाचर है, पड़ती है, और बोलज है, और उसके बाद बंजर है। थैंक यू अविनाश। तो उसकी वजह से ज्यादा रिफाइंड ढंग से होने लगा वर्गीकरण। तीसरी चीज थी कि लगान का निर्धारण अनाज के माध्यम से होता था, वसूली नकदी के माध्यम से होती थी। तो लगान की क्या दर है, बाजार में क्या रेट है, उसको कैलकुलेट करते थे, और वो कहलाता था रे। उसका फिर कैश में जो कन्वर्शन होता था वो कहलाता था दस्तूर, और कलेक्शन दस्तूर के आधार पर होता था। इसी को अकबर ने रेगुलराइज किया था आईने दहसाला के माध्यम से। तो वो डिटेल्स हैं, लेकिन आपके सवाल के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि चाहे वो पटाई हो, चाहे वो नस्ख हो, चाहे वो जब्त हो, ये लगान निर्धारण और वसूली की अलग अलग व्यवस्थाएं थी जो मध्यकाल में प्रचलित नहीं। जब्त का प्रारंभ शेरशाह से होता है, गर्चे ये शब्द अकबर के जमाने में प्रचलित होता है। थैंक यू सो मच सर। और उनका कुछ हो तो, नहीं तो हम सुरेश मिश्र जी से अब आग्रह करेंगे। कोई एक साहब शायद कुछ कहना चाह रहे थे। I heard a voice। बीच में कोई साहब कुछ कह रहे थे या कोई साहबा कुछ कह रही थी? क्या कुमकुम जी कुछ कह रहे थे? कुमकुम नहीं। मैं आपको तो कई बार ढूंढा जा रहा। सर ये आखिरी बार आपने 27 नवंबर 1993 को क्लास लिया था सर। वो क्लास नोट मेरे पास है सर भी सर। और उसके बाद 26 साल के बाद आज सर आपने फिर क्लास लिया है सर। सर ये क्लियर हो जाएगी, ये क्लास नहीं, ये बातचीत है। आगे बताइए। हाँ सर, ये तान्या को जो आपने बताया सर बुक सर, तो सा मैं इसमें ऐड कर दूं क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ सर और आपका छात्र हूँ सर। सतीश चंद्र या दिल्ली निदेशालय की जो आपने पुस्तक बताई सर, लेकिन मध्यकालीन भारत एक सर्वेक्षण जो नया एडिशन है सर, उससे ज्यादा कंसोलिडेटेड, उससे ज्यादा कंपोज्ड बुक अभी मध्यकाल में उतने कम पृष्ठों में कोई नहीं है सर। तो आपकी पुस्तक जो मध्यकालीन भारत एक सर्वेक्षण है, वह छात्रों उपयोगी और प्रतियोगिता के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ज्यादा उपयोगी सतीश चंद्र से सर, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सर, मुझे भी सर बताना पड़ता है बच्चों को। एक बात। दूसरी बात ये सर कि बड़ा अच्छा लगा सर, लगा खत्म ही नहीं होना चाहिए सर। ये शेरशाह के साथ सर लगता है कुछ हिस्टोरियोग्राफिकली कुछ बेईमानी हुई है सर। ये शेरशाह के साथ सर कुछ लगता है नाइंसाफी हुई है सर इस मामले में कि उसे अबुल फजल की तरह कोई इतिहासकार नहीं था कि उसकी बातों को पेश कर सके। और भारत की खोज जो सीरियल चला था श्याम बेगनल का सर, उसमें शेरशाह कैरेक्टर ही नहीं है सर। शेरशाह पर कोई फिक्शन नहीं है सर, कोई नॉवेल नहीं है सर, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है सर। मुझे लगता है कि एक बिहारी होने के चलते कहीं उसको डाउन साइज तो नहीं किया गया है, एक बात। दूसरी बात सर, उसकी बिहारी आइडेंटिटी को थोड़ा क्लेरिफाई करिए सर, क्योंकि प्रोफेसर सुरेंद्र गोपाल ने मैपिंग ऑफ बिहार में 2 पंक्तियां लिखी। लिखा है कि कौटिल्य वाज द फर्स्ट who gave the concept of governance and public administration. Sher Shah, he was another Bihari who visualized this dream. तो सर उसकी बिहारी आइडेंटिटी को थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दीजिए सर, क्योंकि सर उसकी ट्रेजरी रोहतास है सर, उसका मकबरा रोहतास है, रोहतास नामक शहर बसाता है सर नॉर्थ वेस्ट में जाकर के सर। कहीं कहीं लग रहा है, हाँ तो लग रहा है सर कहीं कहीं उसकी बिहारी आइडेंटिटी सर है सर। अच्छा, हम एक छोटे से एनेक्डोट से बात शुरू करते हैं और इसी तीसरे बात पर नाम नहीं ले रहे हैं, नाम देना उचित नहीं होगा, वी आर ऑन ए पब्लिक फोरम। एक मीटिंग में एक साहब ने ये कहा था, अब साल हमको नहीं याद आ रहा, लेकिन शेरशाह के 450th एनिवर्सरी का कोई ओकेजन था जी।
उसके एक्सेशन का था या उसके डेथ का था, याद नहीं है। मीटिंग थी, बातचीत हो रही थी, संयोग से हम भी वहां पर थे। तो एक साहब ने कहा था कि भाई शेरशाह के बारे में एक बड़े पैमाने पर ये होना चाहिए आयोजन, सेमिनार हो या उस तरह का, और वो बिहार में होना चाहिए क्योंकि शेरशाह बिहारी था। एक बड़े एमिनेंट हिस्टोरियन ने जो बात कही, हम उससे एग्री करते हैं। भाई आप शेरशाह को बिहार के बंधन में क्यों बांधना चाहते हैं? उसकी शख्सियत, उसका व्यक्तित्व इससे कहीं ऊपर था। चलिए हम एग्री करते हैं उससे, मगर दूसरी बात बिहारी आइडेंटिटी की, शेरशाह की जन्मभूमि बिहार नहीं थी, कर्मभूमि बिहार थी। जन्म तो उसका नारनौल में आमतौर पर सुना जाता है, लेकिन जाहिर है कि उसका पूरा जो अप्रेंटिसशिप था एज ए मिलिट्री कमांडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो बिहार में सहसराम से जुड़ा रहा। और जो आपने कहा सही कहा कि यही भावुक संबंध था जिसने शेरशाह को अपने अंतिम विश्राम की जगह के तौर पर सहसराम को ही चुनने के लिए प्रेरित किया। अब ये कि एक नॉवेल जो मेरी नजर में है, वो उषा किरण खान को आप जानते हैं, बहुत इमिनेंट नॉवेलिस्ट है। उन्होंने शेरशाह पर एक नॉवेल लिखा है और हमको उसकी जानकारी इसलिए मिली कि जब वो ये काम कर रही तो एक दो बार उन्होंने खुदाबख्श लाइब्रेरी में आकर काम भी किया था। हम उस जमाने में वहीं थे, इनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई थी, तो आई नो अबाउट दैट। एक उर्दू में भी नॉवेल है, वो एक लेडी है जो माइग्रेट करके पाकिस्तान चली गई थी, सहसराम की थी, उन्होंने भी लिखा है। मगर अंग्रेजी में उस तरह की कोई किताब जो शेरशाह की हिस्टोरिसिटी को भी बनाए रखे और उसको एक फिक्शन की जो एक रोचकता होती है उसके साथ भी प्रस्तुत करे, ये नहीं आ पाई है। वो एक कमी है, उसको होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्रीज में हम बहुत श्योर नहीं है, क्योंकि विजुअल मीडिया से मेरा बहुत ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि डॉक्यूमेंट्री को होगी शेरशाह पर, बट आई मे बी रॉन्ग, हम पहले भी कंसीडर। अब होना चाहिए, सही है। शेरशाह का चाणक्य को ही आप लीजिए, पटेल को हम लोग ठीक है पाठ्यपुत्र से जोड़ते हैं, मगर उसका जो विजन है, उसके जो फिलॉसफी है, वो पैन इंडिया के, वो यूनिवर्सल है। उससे सदियों बाद मैकियावेली ऐसी बहुत सारी बातें कहता है जो पटेल कभी पहले कह चुका है, वो यूनिवर्सल है। शेरशाह का भी नेचुरली पैन इंडियन एक होराइजन तो है, मगर हाँ ये भी सही है कि उस पैन इंडियन होराइजन तक राइज करने में बिहार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके जीवन में है। So that is how I would like to make a balance. अब जो किताब की आपने चर्चा की, तो भाई ऐसा है कि मेरी किताब है, लोग देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। अब खुद मेरे लिए ये कहना तो फिर ये क्लास कम है और मार्केटिंग ज्यादा हो, मैंने कम है और मार्केटिंग ज्यादा हो जाएगा, तो उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन है किताब जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। नहीं सर, दैट इज द मोस्ट रीडेबल बुक है सर वो तो। that is very kind of you, very kind of you. सर हमारा सौभाग्य है सर कि हम आपको अभी सुन रहे हैं, इस कोरोना काल में सुनने का मौका मिल रहा है, आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिल रहा है सर। कभी सोचे जीवन में कि सर आपसे मुलाकात हो पाएगी? जरूर होनी चाहिए। हमारे जैसे कोरोना की बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि उसने हम लोगों के लिए दुनिया को काफी समेट भी दिया है, अन्यथा इस तरह का ऑनलाइन इंटरेक्शन नहीं हो पाता। सर जी आपको क्या रहे थे? आखिर में सर सवाल ये, कन्नौज संघर्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण रहा? क्या सुनने का, सॉरी बीच में मॉडरेटर कुछ कह रहे थे आप। कन्नौज संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण रहा। कन्नौज पहले भी त्रिपक्षीय, हाँ वो आप कुछ शताब्दी पीछे की तरफ हमको ले जाना चाह रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड नहीं, लेकिन चलिए 2 सेंटेंस बता दें। कन्नौज का महत्व एक तो ये था कि वो सिंबल था, शेरशाह ने भी हुमायूं को घेरा था। वो देखिए, वो एक्चुअली जो बैटल साइट है वो बेलग्राम है वो साइट। कन्नौज की लड़ाई भी उसको कहते हैं, बेलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं। उसकी वजह वही थी जो हम आपसे अब कहने जा रहे थे कि कन्नौज का जो नगर था वो गैंजेटिक प्लेन्स को कंट्रोल करता था। शेरशाह की जो प्रगति वो चौसा में होती है, बक्सर के पास। अब वहां से जो वेस्टवर्ड वो बढ़ता है दिल्ली की तरफ, तो अगला पड़ाव है कन्नौज। तो जो एक
टोपोग्राफी है, जो एक ज्योग्राफी है उस क्षेत्र की, उसमें अगला पड़ाव स्वतः कन्नौज है, शेरशाह की कंट्री। और कन्नौज को हराने के बाद दिल्ली का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो गया। वो एक सिग्निफिकेंस था इस संघर्ष। अब चलिए अध्यक्षीय भाषण करवाइए। कुमकुम जी, आपका कोई विचार था? कुमकुम मैडम, HOD JD वुमेन्स कॉलेज हिस्ट्री डिपार्टमेंट, प्रोफेसर कुमकुम जी, आपकी आवाज आप अनम्यूट करेंगे तब आवाज आएगी। आवाज नहीं आ रही तो अच्छे से। अब हम हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है कुमकुम जी, बोलिए। आ रही है जी जी। चलिए, सर को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम 85 के बाद पहली बार जो है कि आज सर के शेरशाह के बारे में सुने और इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। फिर कभी मौका मिले, अविनाश जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे ये मौका कि उन्होंने आज हमको फोन करके बताया कि आज सर का इतना बजे से है और ये सुनने को हमको सौभाग्य मिला सर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, आपने पसंद किया। अविनाश का तो हम भी शुक्रिया अदा करेंगे, अभी वो वक्त नहीं आया था कि एक मौका इन्होंने दिया है, एक अच्छे इंटरेक्शन का, बहुत से पुराने लोगों से भी दोबारा मिलने का या जुड़ने का और नए लोगों से भी एक परिचय बनाने का। तो अविनाश का हम भी शुक्रिया अदा करेंगे और हम समझते हैं कि अविनाश कुछ और कहना चाह रहे हैं एज अ मॉडरेटर। जी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। संजोग इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो सर के छात्र रह चुके हैं और अभी विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। खास करके हम एक बैच के तो 3 आदमी शायद अभी हैं, संजय है, मैं हूँ और शायद दिव्या भी जुड़ी हुई है। तो और हम लोग निरंतर सर को सुनते रहे, आगे भी सुनेंगे। अब हम चाहेंगे कि प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी हैं तो एक विशेष टिप्पणी सर की आज हम लोग अध्यक्ष भाषण के तौर पर सर का सुनना चाहेंगे, सर के अनुभवों के साथ। प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी, सर अनम्यूट कर दे। सर अनम्यूट कर दे, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आ रही है? जी 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 जी। हाँ, इसको अध्यक्षीय भाषण मत कीजिए, मत कहिए इसको आप। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो अविनाश जी का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं कि उन्होंने छात्रों के लिए आयोजित किया। नहीं तो अक्सर देश भर में जो वेबिनार हो रही हैं, सेमिनारें होती हैं, वो विद्युत मंडली के लिए होती हैं, फिर उसमें बड़े तकनीकी चर्चाएं होती हैं, गहरी बातें होती हैं और छात्रों में एकदम उपेक्षा हो जाती है। लेकिन आज आपने जो छात्रों के लिए आयोजित किया था मुझे बहुत अच्छा लगा और जाहिर है कि जो व्याख्यान था वो तो बहुत बढ़िया था। तो कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि छात्रों के लिए जब ये था तो छात्र जैसा था वो, तो उसमें मुझे विषय पर टिप्पणी नहीं करनी है। मैं खुद चूंकि मेडिवल इंडिया का हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कहते मुझे दुख होता है कि हमारे मध्य प्रदेश में मध्यकालीन भारत के इतिहास पर अध्ययन, अध्यापन, शोध वगैरह पिछले कई दशकों से, मुझे लगता है 3-4 दशकों से बहुत धीमी चल रही है। 7 विश्वविद्यालयों में से केवल 2 में इतिहास है और उन इतिहास के विभागों में भी मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बरसों बाद में मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहा हूँ। मैं 1997 में रिटायर हुआ, उसके बाद पहली बार इस तरह की चर्चा में सुन रहा हूँ मध्यकाल के बारे में। बहुत अच्छा लगा, तमाम फ्लैशबैक मुझे आ रहा था कि जब मैं पढ़ता था या पढ़ाता था तो किन किन बिंदुओं पर जोर दिया करता था। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में नटनागर शोध संस्थान में कभी कभी मध्यकाल के विषय ले लिए जाते हैं सेमिनार के लिए, लेकिन आमतौर पर मध्य प्रदेश में तो मध्यकाल की चर्चा नहीं के बराबर होती है। तो अच्छा लगा मुझे सारी चीज़ें रिवाइव करने के लिए। मैं खुद मध्यकालीन भारत का शोध करता हूँ। मेरा जो शोध है वो क्षेत्रीय है, उस क्षेत्र का है जो कि शेर शाह के साम्राज्य के दक्षिण पूर्व में जो इलाका था, जिसकी चर्चा आमतौर पर मुख्य धारा के इतिहास में नहीं होती है, उस पर मैं काम कर चुका हूँ और करता भी जा रहा हूँ। बस यही 2 बातें मुझे कहनी थी। बाकी बहुत शुक्रिया आयोजन के लिए। और छात्रों को भी मैंने देखा बड़े उत्साह से बात कर रहे थे वो और अच्छे सवाल कर रहे थे छात्र। तो मुझे एक नया ये सीखने को मिला कि मध्य प्रदेश में भी अगर इस तरह के वेबिनार हो तो मैं निवेदन करूँ
महाविद्यालय वालों से, विश्वविद्यालय वालों से कि विद्वानों के लिए काफी हो गया, छात्रों के लिए करते रहिए आप, वो बड़े उपेक्षित महसूस करते हैं। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इम्तियाज साहब से मुलाकात हुई, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सुरेश सर कुछ मध्यकालीन भारत पर कहना चाहते थे, उनको कुछ मन में थी, कहने दीजिए। नहीं, वो छात्रों की जब बात है तो उसमें चर्चा करें, फिर जब उसकी जरूरत नहीं है कोई। बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत अच्छा व्याख्यान छात्रों पे सुनने को मिला। तो वही सर, ये कड़ी जो है संजोग से हम लोगों का मध्यकाल, आप भी सर मध्यकाल से ही हैं, और सर ने मध्यकाल ही हम लोग को पढ़ाया भी, और संजय, हम सभी लोग, हम लोगों का स्पेशलाइजेशन मेडिवल में ही था, तो हम लोग डायरेक्ट सर से ही पढ़ते हुए चीजों को एक थोड़ी सी बना पाए, उसको आजकल अपने छात्रों के बीच ले जाते हैं। और हम चाह भी रहे थे कि बहुत सारे पुराने लोग, नए छात्र और हमारे जो समकक्ष हैं, हमारे सहपाठी हैं, सब लोग मिलकर एक बार पुनः सर की बातों को सुने। बहुत अच्छा लगा। और मैं जब छात्रों को पढ़ाता हूँ तो निश्चित रूप से मैं अक्सर हमारी कुछ बातों को जब लोग उठाते हैं सर ये, तो उसमें हम अपने गुरु को ही कोट करते हैं, प्रोफेसर विजय ठाकुर, प्रोफेसर इम्तियाज अहमद, तो की चर्चा करते, तो हमने कहा चलिए इस बहाने अपने छात्रों से, अपने सहपाठियों से, अपने सीनियर से छुट्टी के माहौल में सर का कुछ समय लेकर के परिचय करा दें। सर आपने भी पूरा समय दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत सर आभार। आपने पूरा समय दिया। इम्तियाज साहब को मैं याद दिलाऊं कि मैं डॉक्टर के.एस. लाल का छात्र रहा हूँ। डॉक्टर के.एस. लाल ने मुझे पढ़ाया था। हाँ, और डॉक्टर रघुवीर सिंह, महाराज कुमार रघुवीर सिंह ने काफी मार्गदर्शन मेरा किया रिसर्च में। तो ये दो हमारे रहनुमा थे। डॉक्टर के.एस. लाल की जो पहली किताब है हिस्ट्री ऑफ द खलजीज, उसका 1964 में मैंने अनुवाद किया था, जब मैं एमए करके निकला कॉलेज। जब मैं आप तो बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ रहे, सब तो आइकॉनिक नेम इंडियन हिस्ट्री के। हाँ, डॉक्टर लाल से मेरा बड़ा नजदीकी थी उनसे मेरी। और जब पहली किताब उनकी आने वाली थी तब मैं नया लेक्चरर हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इसका हिंदी आना चाहिए, तो मुझे लगा कि आना तो चाहिए। तो फिर मैंने उसका अनुवाद 62 में किया, 64 में पब्लिश हुई थी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल से। बाद में फिर दूसरे इसके एडिशन आ गए, तो फिर मेरा नाम उस पर हटा दिया, वाइली का आ गया फिर सेकंड या थर्ड एडिशन। तो हम तो मुरीद थे मध्यकालीन भारत के, और अच्छा लगता है कि बरसों बाद ये बातें हो रही है। सर इम्तियाज सर के लिए कुछ मैं कहना चाहूंगा। भाई ऐसा ही वक्त काफी हो चुका है। थोड़ी सी मेरी एक मेमोरी है आपसे जुड़ी हुई। अच्छा। हाँ, इंटर में था तो हम ये सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में सोच रहे थे, तो हिस्ट्री के बारे में सोचे जो ऑप्शनल लिया जाए। फिर मैंने सोचा कौन सा बुक पढ़ा जाए, और उतना ये सब के बारे में ध्यान नहीं थी। एक पत्रकार थे, उनसे पूछे थे, एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे कोई चैनल के, तो उन्होंने बताया जो आप बिहार से हैं, इम्तियाज सर का बुक पढ़िए। फिर हमने आपको गूगल पे सर्च किया, तब पता चला जो आप को फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी के। फिर बहुत सारी जानकारी निकल कर आई, तो बहुत प्रणाम सर, मैंने सुना था। रही है ऑनलाइन ही सही बात करने की, और फिर हम अविनाश का शुक्रिया अदा करेंगे। तरह से आज का हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वैसे सर के साथ एक अधिकार के साथ संबंध रहा है, लेकिन फिर भी आभार, धन्यवाद कि उन्होंने अपना मूल्य समय हम लोगों के लिए दिया। सर की व्यस्तता थी, अभी लगातार बाहर से फोन भी आ रहे थे, फिर भी हम लोगों को प्रोफेसर इम्तियाज अहमद को सुनने का मौका मिला। अच्छा लगा मुझे बहुत। जी ने भी आज अपना पूरा समय हम लोगों को दिया। कुमकुम जी हैं, संजय जी हैं, बहुत सारे लक्ष्मी जी हैं, और तमाम छात्र जो इसके लिए बहुत दिनों से प्रयासरत थे, सुनने का मौका मिले। आप सबों ने समय निकाला, सर को समय, सर के लिए समय निकाल के आपने धैर्यपूर्वक गंभीरता से सुना, सीखा। हम उम्मीद करेंगे आपके लिए व्याख्यान उपयोगी हो, मार्गदर्शक हो, और आपके जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में, आपकी सफलता में सहायक बने। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आज का इस वेबिनार को हम यहीं समाप्त करते हैं। सबों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।